हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम सर ऑफिशियल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की या मौलिक अधिकार की। आज हम बात करेंगे इसमें कि फंडामेंटल राइट्स के तहत अनुच्छेद 12 व अनुच्छेद 13 के विषय में भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 व अनुच्छेद 13 में किसका वर्णन है, हम इसके विषय में जानेंगे। साथ ही साथ इससे किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। तो पहले बात करते हैं हमें अनुच्छेद 12 की। तो अनुच्छेद 12 में भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित जो फंडामेंटल राइट्स हैं के विषय में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है? राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर याद रखिएगा, यही जो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है, सेम यही परिभाषा संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी आपका है में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 36 के तहत। वहां क्या है? तो वहां अनुच्छेद 36 आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हम बात करें आर्टिकल 12 की, तो यहाँ पर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें राज्य शब्द को मुख्यतः 4 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत सरकार व संसद की, फिर हम देखेंगे यहाँ पर राज्य की सरकारें व विधानमंडल को परिभाषित किया गया है, तथा सभी स्थानीय निकायों को इसमें परिभाषित किया गया है। जैसे कि हम बात करें इसमें नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, जल बोर्ड, शिपिंग बोर्ड, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड इत्यादि कई सारी संस्थाएं इसमें सम्मिलित हैं। फिर हम बात करें अन्य निकाय या अन्य जो प्राधिकरण हैं, तो अन्य निकाय में क्या सम्मिलित है? तो हम बात करें वह क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्राधिकार में, यहाँ बात करें वह निकाय जो भारतीय क्षेत्राधिकार में आते हैं या फिर भारत सरकार द्वारा शासित होते हैं, चाहे वे वैधानिक मतलब कानूनी हो या फिर गैर संवैधानिक हो। जैसे हम बात कर सकते हैं LIC, ONGC व सेल इत्यादि की। तो यहाँ पर हमने देखा कि आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 13 की तरफ। तो अनुच्छेद 13 में क्या है? तो ये मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। क्या है? अनुच्छेद 13 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका सुरक्षा कवच है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 के तहत या 13 के माध्यम से जुडिशरी या न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान करता है। अब बात करें यहाँ पे, जिसके द्वारा न्यायालय उस प्रत्येक विधि या कानून को शून्य घोषित कर सकता है या उसका अल्पीकरण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है या फिर उनका अल्पीकरण कर रहा है। क्या मिला आपको? कि वे सभी विधियां या कानून असंगत या असंवैधानिक घोषित कर दिए जाएंगे। किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा, जो क्या कर रहे होंगे? जो मूल अधिकारों के असंगत होंगे या फिर वे उनका अल्पीकरण कर रहे होंगे। अब बात करें हम यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। तो भारतीय न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, भारत में क्या है? जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है, ये USA के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से? USA के संविधान से प्रेरित है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 व हाई कोर्ट कहें या फिर उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियां प्राप्त हैं, जो किसी भी कानून को गैर असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती हैं। कब? यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हों। ध्यान दीजिएगा। अब बात करें हम आर्टिकल 13(1) की, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? अनुच्छेद 13 क्लास 1। इसमें हम बात करें तो इसमें संविधान के पूर्व की जो विधियां हैं
उनके विषय में वर्णन है तथा अनुच्छेद 13 क्लास 2 में किसका वर्णन है? तो संविधान जब लागू हुआ तो उसके पश्चात के जो विधियां हैं या नियम हैं उनके विषय में प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो यहीं पर बात आती है आच्छादन के सिद्धांत की। ये प्रश्न उठा कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है, चूंकि एग्जाम में इससे प्रश्न आपके पूछा भी जा चुका है। ये स्टेट पीसीएस मतलब यूपी पीसीएस में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके हैं और एक नहीं 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम बात करें यहाँ पे आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स क्या है? तो इसे भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद के बाद, कौन सा राज्य? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद के बाद क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार संविधान पूर्व, ध्यान दीजिएगा ये वर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है, संविधान के पूर्व या संविधान के पश्चात दोनों तरह की विधियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें अगर ये विधियां मूल अधिकारों से असंगत हैं तो क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट्स के तहत वे आच्छादित हो जाएंगी तथा सुप्तावस्था में चली जाएंगी। मतलब कैसी होंगी? तो वे सुसुप्तावस्था में चली जाएंगी। परंतु जैसे ही आच्छादन का सिद्धांत या उनके ऊपर से आच्छादन को हटा दिया जाएगा, वैसे ही वे क्या हो जाएंगे? पुनर्जीवित हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, वैसे ही वे पुनर्जीवित हो जाएंगे। तो आच्छादन के सिद्धांत में ये स्पष्ट किया गया है। अब बात करें हम अनुच्छेद 13 के क्लास 4 व सब क्लास का या ए की, तो इसमें हम देख सकते हैं कि विधि शब्द में क्या क्या चीजें आती हैं को परिभाषित किया गया है या को दर्शाया गया है। विधि या ला जो हमारा है, इसमें कौन कौन चीजें सम्मिलित की गई हैं उनको दर्शाया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 13 के क्लास 4 व सब क्लास ए में। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया आपके एग्जाम में। तो अब यहाँ पर बात करें कि इसमें भारतीय क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाले कोई भी अध्यादेश कौन कौन आता है? तो कोई भी अध्यादेश, नियम, विनियमन, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ी व प्रथाएं सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ विधि के अंतर्गत रूढ़ी व प्रथा को भी सम्मिलित कर लिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं भारत जो कि प्रथा व परंपरा के आधार पर कार्य करने वाला देश है, जिसमें रूढ़ियों का बहुत ही ज्यादा योगदान देखने को आपको मिलता है। आज भी कई क्षेत्रों में रूढ़ियों का सिद्धांत देखने को मिलता है और ऐसे कानून भी आज हमारे सामने स्पष्ट रूप से देखने को किसी न किसी राज्य में मिल ही जाते हैं। तो ये तो आपने जाना कि आर्टिकल 12 में परिभाषा जो दी गई है राज्य शब्द की वो क्या है। साथ ही साथ आपने यहाँ पे ये जाना कि अनुच्छेद 13 क्या है, अनुच्छेद 13 में किस चीज का प्रावधान किया गया है। तो यह आपने क्या देखा कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण यदि कोई ला या कानून करता है या कोई विधि करती है तो वह क्या हो जाएगी? स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। स्वतः कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को क्या कहना पड़ेगा? ऑर्डर देना पड़ेगा। मतलब न्यायालय तो देना, आदेश देना ही पड़ेगा, तभी वह समाप्त होगा। ऐसे मत कह देना कि ऐसे ही समाप्त आपका हो जाएगा। ये आपने आर्टिकल 13 में ये भी प्रोविजन देखा है मेरी पिछली क्लास में, जिसमें मैंने बताया था संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन कैसे होता है। उस क्लास को आप एक बार स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा, तो उसको यहाँ पे समझाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं संविधान संशोधन से संबंधित बहुत ही बेस्ट वीडियो आपको प्रदान कर चुका हूँ। पहले प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर
उनको अवश्य देखिएगा, जिससे आपको कि आर्टिकल 13 में संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं उनको आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। तो आज क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम फंडामेंटल के अगले पार्ट को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।